साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश, जैसलमेर से। साथियों, आज जो मंथन है वो हम सैनिकों के खुद के ऊपर है, हमारे खुद के व्यक्तित्व के ऊपर है। क्योंकि सैनिक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी युवा अवस्था की दहलीज पे कदम रखते ही जब वो देश की सेना में जाता है, बेशक पहले जब जाता है तो उस टाइम उसकी भावना पेट की आग होती है, लेकिन जब वो ट्रेनिंग करते 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 तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर और अपने धर्म की कसम खा के देश को समर्पित हो जाता है तो उसकी भावना चेंज हो जाती है। एक धर्मनिरपेक्ष जिंदगी क्या होती है, सैनिक से ज़्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता। इस देश का कोई व्यक्ति, कोई महात्मा, कोई बड़ा संत एक धर्मनिरपेक्ष जिंदगी के बारे में सैनिक से ज़्यादा नहीं जानता। क्यों? कि सेना का कोई भी वहाँ सिर्फ एक तिरंगा झंडा है, आपकी वर्दी है और आपका एक स्टेटस सिंबल दिया हुआ है, नाम, नमक, निशान। उसके सिवाय वो आगे कुछ सोचता ही नहीं है। और उसके बाद में जब वो चाहे 15 साल करके आए, चाहे 20 साल करके आए, चाहे 25 साल करके आए, चाहे 30 साल करके आए, चाहे 34 साल करके आए, मैं जवान जेशु की बात कर रहा हूँ और अधिकारियों की भी कर रहा हूँ कि इतना सब कुछ करके आने के बाद में जब वो समाज में आते हैं और समाज में आके अपनी इतनी लंबी तपस्या को भूल जाते हैं कि मैं कौन सी ज़िंदगी जी के आया हूँ। तब हम कौन कौन लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे और एक ही थाली में खाते थे। मेरा खाना रखने वाले की जात कौन थी? जब मैं ड्यूटी से आता था लेट तो किसी ने मेरा कौन खाना, अच्छा मेरे को चाय पिलाने वाला कौन आया था बीच में ड्यूटी के टाइम में, उसकी क्या जात थी, क्या बात थी। यानी कि इन चीज़ों से हम कोसों दूर थे। लेकिन जैसे ही हम समाज में आए और समाज के अंदर एक बहुत बड़ा वायरस था राजनीति का, समाज से हम थोड़े से उस वायरस के चपेट में आ गए और जैसे ही उस चपेट में आए हम नहीं रहे, न हम सैनिक रहे और न हम एक अच्छे वो क्या बोलते हैं कि जो एक देश के वो जो जात पात धर्म से दूर कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व गढ़ा हुआ व्यक्ति बचे। कारण संगति शरण तुम्हारी। अब जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो जो सिविल के अंदर यहाँ बैठे हुए थे इनके साथ तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आज हमारे OROP 2 में इतनी विसंगति हुई थी, इतना हमने चिल्ला लिया, सब कुछ कर लिया और हमने बड़े प्यार से 2 धड़े बने, एक ने ट्रेन रोकी, ये किया वो किया, जो कुछ भी किया, क्योंकि वो उनका अपना रास्ता था, उनको सही लग रहा था तो उन्होंने किया। उनको भी जो भी थी उसकी मेहनत भी काम नहीं आई। एक दूसरा दड़ा था जो प्रदर्शन भी करता रहा, साथ में ज्ञापन देता रहा, जो कुछ भी मांग करता रहा, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी गई। और उसके ऊपर से 2 से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक OROP 3 दे दी। तो उसके बाद में सारे के सारे खामोश हो गए। अब ये खामोश क्यों हो गए? क्योंकि अब प्रश्न ये उठता है, क्या कभी 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर जो विसंगति इस 3 में हुई है, क्या ये ठीक होने के लिए कभी आंदोलन होगा? जवान जेसीओ कोई आंदोलन करेंगे? अधिकारी तो अब नहीं करेंगे क्योंकि उनकी तो अब एक ही रैंक हो गई, एक ही पेंशन हो गई। आपकी है जो अभी 4 अपना रैंक हो गई और 4 ही पेंशन हो गई। आप 1 रैंक 1 पेंशन से आउट हो गए, अब आप 4 रैंक 4 पेंशन में आ गए। तो आपको अगर उनसे अलग होना है तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? करेगा कौन? हाँ, ये सही प्रश्न है। क्योंकि पिछले मेरे को 1-1.5 महीने 2 महीने से जब से ये टेबल आई है और मैंने इसके ऊपर सरकार को जिम्मा ठहराया है, तो जिम्मा ठहराने के ऊपर मेरे पास जो प्रतिक्रियाएं आई है पूरे भारत से, तो मैंने अपने मन के अंदर या अपनी आत्मा से कंक्लूजन ले लिया कि इस हिंदुस्तान के अंदर सैनिक आंदोलन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
कि आज अगर अपने एवरेज भी लूँ, मेरे जो टर्म्स कंडीशन जो है, तो उसमें मैंने 2 कैटेगरी के लोग रखे हुए हैं कि एक तो वो है कि जो कम से कम अपना दिल, स्वाभिमान, दिमाग और आँख को यूज करते हुए किसी पॉलिटिक्स पार्टी को फॉलो करते हैं। एक होते हैं कि ये इन चारों में से कुछ यूज नहीं करते हैं और आँख में पट्टी बांध के और पीछे चल देते हैं और अपना मुकद्दर उन्हीं को मान लेते हैं। एक पॉलिटिक्स पार्टी को अपना मुकद्दर मान लेना ये कितना घातक है वो तो आपको आने वाला समय बताएगा, हम रहे न रहे। लेकिन कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स पार्टी को अपना मुकद्दर मान लेना, ठीक है ना, क्योंकि जो पार्टी आपने बनाई, वोट आपने दिए, जीता है आपने, सरकार आपकी बनी, आपकी सरकार के आप मालिक हो न कि नौकर हो। और अब इसमें से जो उनके नौकर बन गए कि भाई मेरे मालिक को कुछ मत बोलो, बोलोगे तो थप्पड़ खाओगे, बोलोगे तो घृणा खाओगे, बोलोगे तो बहुत बुरा हाल होगा। मतलब इस तरह से मतलब वो हो गए, हाथ जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। और उसके बाद में मेरे को तो लोगों ने बोला, भाई यहाँ तक बोला कि भाई साहब अगर आप सरकार के विरुद्ध कुछ बोलते हो तो आप हमारे को वीडियो मत भेजो। हमने वीडियो बंद कर दिया। हम कुछ व्यक्तिगत लोगों को भेजते थे, बाद में बोला नहीं साहब हमारे ग्रुप में ही मत भेजो। जैसे ग्रुप होते थे अपने राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, गुजरात में या जहाँ पर भी है, तो वहाँ से डिमांड आई कि भाई साहब आपके वीडियो मतलब आतंकवादी टाइप के वीडियो है जो हम सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकते, तो आप प्लीज़ ये वीडियो हमारे को मत भेजा करें, हमारे ग्रुप में न डालें। तो हमने उन ग्रुपों से भी अपने आप को निकाल लिया, भाई चलो उन ग्रुपों में नहीं रहेंगे, नहीं तो डालेंगे क्यों, तो भाई तो कहाँ से डालेंगे। लेकिन फिर भी जब हम डाल देते हैं इंटरनेट के ऊपर तो वीडियो तो फिर भी सुनने वाले सुन ही लेते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई आखिर आप घर के मुखिया को जो अप्रूवल करता है, जो देता है, जो अपना सब कुछ अपने एक मुट्ठी में लेके बैठा हुआ कि कोई भी डिसीजन होगा उस मुट्ठी के अंदर से गुजरेगा, साइड से नहीं जाएगा, तो कैसे आप उसको नहीं बोलेंगे कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है, आप किसको बोलेंगे? आप उसके विरोधी के पास जाएंगे कि भाई मेरे साथ में मेरी पार्टी वाले ने ऐसा कर दिया है, अब तुम मेरे को मेरा हक दे। मुझे तो लॉजिक को जमा नहीं, कुछ नहीं जमा। तो इसलिए मैंने पक्का सोच लिया कि भाई शायद जो वर्तमान सरकार है बहुत लोकप्रिय सरकार है, और इसके अंदर जो हमारे सैनिक प्रकोष्ठ या मतलब सैनिक सेवा परिषद जो आरएसएस का है, इस तरह से हमारे जो पूर्व सैनिक और उनके परिवार है वो मेरे ख्याल से 80% चले जाते हैं। तो जब 80% उसमें चले ही गए हैं तो फिर पीछे बचा कौन है जो आंदोलन करेगा? कौन बचा जो आंदोलन करेगा? इसीलिए ये था कि ओआरओपी 2 के अंदर लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे थे। आज हमें समझ में आ गई भाई अपनी सरकार का कोई विरोध करना ही नहीं चाहता है, उनको चाहे मिले ना मिले, ठीक है ना, वो संतुष्ट है उसके अंदर। तो आप क्या कोई पकड़ के किसी को बाहर लेके आओगे क्या? नहीं ला सकते, ठीक है ना। अब भाई ऐसा है ना, दान देने वाले 2 तरह के होते हैं। एक का तो स्वभाव होता है कि मुझे दान देना ही है, ठीक है ना, और ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही देना है। दूसरा है मुझे दान देना है लेकिन वो उसमें अपना फ़ायदा देखता है कि इस दान देने से मेरे को इसका रिवॉर्ड्स क्या मिलेगा। दोनों ही अपने अपने दिमाग से देते हैं। लेकिन दूसरा, दान लेने वाले भी 2 तरीके के हैं। एक वो है जो सच्चा, जिसको ज़रूरत है दान की, वो दान ले लेता है और लेके जो अपना चाहे व्यक्तिगत या कोई और है अपना काम कर लेता और आगे बढ़ जाता है। दूसरा होता है वो जो दान लेता है तो उसको वो दान छल कपट सारा मतलब जो भी कुछ भी करना पड़े, बट उस दान को वो लेगा और लेने के बाद में उसको सही जगह पे यूज नहीं करेगा, न उसका सही उपयोग होगा और न ही उसका कोई आगे मतलब वो गया व्यक्तिगत उसका लेना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझिए उस बात को।
क्योंकि अब हम बोलें कि हम मुझे लिख रहे हैं आपका FE कब आ रहा है, मुझे क्या पता वो अर्जुन सिंह राठौड़ जाने कब आ रहा है। अर्जुन सिंह राठौड़ अध्यक्ष है, उसके नीचे काउंसिल है, काउंसिल में मेंबर है, मेरे को क्या है। मेरे को तो जो राजस्थान के जो मतलब जो संगठन है उनको आपस में बात करनी है, भाई अभी तक आप हमारे साथ में हो, राजस्थान में हम एक है। तो अब मेरे को सब बोल रहे भाई हम एक है, लेकिन अब बाकी स्टेट के एक है या नहीं वो मेरे को क्या पता। वो तो रिपोर्ट अर्जुन सिंह साहब को जाती है ना। तो जो मेरे से पूछना चाहता है कि भाई FA क्या कर रहा है, उनको FA का सेक्रेटरी बना हुआ है उससे पूछना चाहिए, FA का स्पोक्समैन बना हुआ है उससे पूछना चाहिए, FA का अध्यक्ष का नंबर सबके पास में है उनसे पूछना चाहिए, और साथ में देश के उन सारे संगठनों से पूछना चाहिए ना भाई, जिनको पूछना है कि आप सभी क्या कर रहे हो। अगर सब पकौड़े खा रहे थे ये भी खा रहे हैं, अब सब कुछ कर रहे थे ये भी कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ अगर कोई बोले कि आप तो, मैं अगर अर्जुन सिंह साहब का अंधभक्त हूँ, चलो आप मानते हो तो मैं अंधभक्त हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि अर्जुन सिंह की मेरी तो महीना 1.5 महीना 2-2 महीने तक बात नहीं होती है। अगर मैं अंधभक्त होता तो डेली सुबह उनको प्रणाम करता कि साहब आज क्या करना है। जब मैं बोलता हूँ तो क्या मैं FA को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ? नहीं करता हूँ क्या? करता हूँ। जब हमारा दिग्गज वीरांगना महासंघ बनाया तो आज मुझे समझ में आ रहा कि वो महासंघ बनाया तो था हम आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस टाइम अर्जुन सिंह ये समझ नहीं पाए कि ये आपके FA को ही तोड़ने के लिए बन रहा है। और जब जयपुर में ये बात चली तो उसके बाद में ये जो जिसको मतलब कोऑर्डिनेटर बनाया था, मेन मतलब उसका दिग्गज वीरांगना महासंघ का कोऑर्डिनेटर, तो उन्होंने मांग रखी थी कि पहले FA को ख़त्म करो फिर दिग्गज वीरांगना महासंघ को आगे बढ़ाओ। यानी कि जो बाकी 11 संगठन है वो ख़त्म नहीं करने, FA को ख़त्म करो फिर आगे बढ़ाओ। तो ये तो एक तरह से मतलब खींच के आपघाती होगी ना। और रही बात, सबसे मैं बोलता हूँ आंदोलन करते हैं, आंदोलन की धरती पंजाब है, आंदोलन की धरती पंजाब है। बाकी चाहे लड़ने में राजस्थान तेज था राजा महाराजाओं के टाइम में, तो वो अपने किलों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने उनके लिए, या मतलब अगर महाराष्ट्र से अगर कोई शिवाजी जैसे महावीर लड़े हैं तो सारे के सारे अपने उस संस्कृति के लिए लड़े हैं। लेकिन पंजाब से कुछ लोग ऐसे जो लड़े हैं जिनके न तो किले थे न उनका और कुछ था, उनका शरीर था, उनके शीश थे, जो सिर्फ सनातनी धर्म के लिए, जनेऊ के लिए, तिलक के लिए, हिंदू धर्म के लिए, ये पंजाब की धरती से आंदोलन, तब से ही पंजाब की धरती और बंगाल की धरती भी आंदोलन की धरती है। आज देश में 12 साल से बांग्लादेश से निकला हुआ रोहिंग्या बांग्लादेश से होता हुआ जम्मू पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, राजस्थान के जैसलमेर के कोने में पहुंच गया, तो सरकार की एजेंसियां क्या जग मार रही है? अब क्या हम सरकार को क्या पुरस्कार दें इसके लिए? इसके लिए हम उसको फूल तो नहीं दे सकते ना सरकार की एजेंसियों को। तो सरकार जब सरकार को पता चलता कि वो रोहिंग्या जम्मू पहुंच गया, जैसलमेर पहुंच गए, तो सरकार उन एजेंसियों को पनिश क्यों नहीं करती है कि भाई ये बंगाल से घुसे वहाँ तक कैसे पहुँच गए? अच्छा, कोई स्टेट अगर राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है तो सरकार के पास ताकत नहीं है कि उसको रोके। कौन रोकेगा? क्या जनता रोकेगी? जनता ने तो चुन के आपको अधिकार दे दिया ना, पावर आपके हाथ दे दिया जनता ने। तो फिर जो स्टेट राष्ट्रभक्त नहीं है, जो स्टेट राष्ट्रद्रोही है, उसके मुख्यमंत्री के या उप मुख्यमंत्री के या जो भी है, चाहे कोई भी है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में। क्यों नहीं करती? हमारे आंदोलन, हमें पता है कि आप चाहे कुछ लो, कुछ दो या मत दो, हम तो पूर्व सैनिक है। मैं तो पूर्व सैनिक को यही बोल रहा हूँ कि भाई हम लोग जिस परिवेश से बाहर आए हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने युवा अवस्था में गए थे और अपने परिपक्व एज जब ढलान के ऊपर आई तो हम वापस आए हैं, तो हमें समाज के बिखराव के लिए काम नहीं करना चाहिए, समाज को एक करने के लिए काम करना चाहिए। हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए कि ये अछूत है, ये छूत है, ये वो है, ये नीच है, वो ये ऊँच है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं सभी अपने पूर्व सैनिक भाइयों से बोल रहा हूँ।
कि समाज की एकजुटता रखना भी, ये भी हमारा देश प्रेम है, देश धर्म है। अगर हम समाज को अगर एकजुट कर लेते हैं, हमसे बिछड़े हुए भाइयों को हम एक कर लेते हैं, जो हमसे रूठे हुए उनको मना लेते हैं, अपने गले लगा लेते हैं, तो भी भारत तो मजबूत होगा ना। हम तो अपनी वो भी रोटी भी ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन सरकार को कुछ मत बोलो, सरकार के मुखिया को मत बोलो। साहब, ऐसा था कि आज मुझे ये चीज़ कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि जो आज की सरकार है, इस सरकार का एक बहुत बड़ा सच और भी है कि जो एक व्यक्ति इस सरकार के अंदर पहले सरकार की पार्टी का प्रमुख हुआ करता था, एक टर्नओवर के अंदर, दूसरे टर्नओवर में वो होम मिनिस्टर जी बने। उन्होंने क्या कि वो 10 साल तक एक रिक्रूटमेंट कर रखा है पॉलिटिक्स के अंदर। तो जो इस पार्टी के लिए जो असली बंदे थे, उन बंदों को तो साइड कर दिया, और जो भी गंद कीचड़ कहाँ से भी उठा के लाना था, उसके मतलब रिक्रूटमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट की वैकेंसी वो निकालते कि ये कांग्रेस की वैकेंसी निकली है, इतने बंदे वहाँ से आएंगे, इस मशीन से डूबे जाएंगे। और बाद में उसका मेडिकल माप तोल जो सेना में होता है वो कौन करती थी? वो ईडी, सीबीआई या अपना इनकम टैक्स, ये लोग उनका मेडिकल करते थे। और ये मेडिकल करके उनको बिल्कुल फिट करके उस मशीन से धो के और एमपी, एमएलए और कैबिनेट में सीधी जगह, सीधी कैबिनेट में। अगर बीजेपी का कोई वर्कर 50 साल से काम कर रहा है, चाहे एमपी बन भी गया है, तो उसको कैबिनेट में जगह नहीं है। कोई 4 बार अगर राजस्थान के अंदर विधायक बन गया है और अपनी पार्टी, उसको कैबिनेट में जगह नहीं है। लेकिन बाहर से आके टिकट लेके जीत के अभी वो कैबिनेट मंत्री है। तो जो मेहनत कर रहा है, जनता के बीच में है, और वो जनता के लिए फिर कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि उसको भी करने की जगह नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो, पार्टी कोई हमारा मुकद्दर नहीं है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पॉलिटिक्स अपना काम करेंगी। पॉलिटिक्स इस देश का मुकद्दर नहीं लिख सकती। इस देश का मुकद्दर लिखने वाले ये देश के वीर जवान हैं, जो अपने खून की स्याही से लिखते हैं। जब तक तिरंगे झंडे को लेके ये खड़े हैं ना ऊपर, तब तक आप लोग सुरक्षित हो। और ये मैं सिविल पब्लिक से भी बोलता हूँ कि जब इन जवानों के साथ जब ये घात होगी, आत्मघात होगी, और इस तरह के हमारी मानसिकता चेंज हो जाएगी, जब हम सैनिक भी इतने समझदार होते हुए अपना मुकद्दर किसी सरकार को मान लेंगे, तो फिर तो हमारा वक्ती तो खत्म। जो हमने कमाया 30 साल, वो शून्य हो गया ना भाई। आप एक मतलब कहाँ से आए हो? आपकी परवरिश कहाँ हुई है? आपका बचपन घर में गुजरा है, आपका यौवन कहाँ गुजरा है, आपकी पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजरी है, वो सब कुछ मटिया मेल। तो मेरा आज का मंथन यही था भाई कि अब आंदोलन नाम की चीज़ का संभावना मुझे नहीं लगता है कि कोई सेना का आंदोलन अपने हकों के लिए होगा। क्यों नहीं होगा? कि जब हमें सरकार प्रेम इतना है कि सरकार के विरुद्ध हम एक आवाज़ न तो खुद उठाएंगे और उठाने वाले को भी नहीं उठाने देंगे। उठाने वाले को भी नहीं उठाने देंगे भाई, उसको भी समाज में तो रहना है ना। तो जब आप उठाओगे, फिर आपको वो घृणित नज़रों से देखेंगे तो कहीं न कहीं शर्म आपको आएगी, लेकिन फिर भी मेरे जैसे आदमी को नहीं आएगी। मैं तो वो हूँ, नाक कट गया भला सांस आराम से आएगी। क्यों? कि मैं अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा, अपना आत्मसम्मान, अपनी आंखें, अपने कान गिरवी रख के मैं किसी सरकार के पीछे नहीं रह सकता। उसकी अच्छाई और बुराई वो दोनों मैं बोलने का हक रखता हूँ जब तक जिंदा हूँ। हाँ, मर जाऊँगा तो उसके बाद अलग। जिंदा हूँ तब तक बोलूँगा। अच्छाई और बुराई मेरे लिए कोई वो नहीं कि मेरी वो पार्टी है, मेरा मुकद्दर है, नहीं। ये भारत है, ये युगों युगों से चलता आ रहा है, ठीक है ना। और युगों युगों से ये बलिदान देता आ रहा है, और ये अपने अस्तित्व को ऐसा ही लेके खड़ा है जैसे शुरुआत से खड़ा था। पता नहीं कितने आए, कितने गए, कितने और आएंगे, कितने और जाएंगे। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं इस तरह से विश्वास नहीं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे की 2 क्लिप जरूर देखें। साथियों, जय हिंद। ये सेना ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है कि सैनिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, और हेल्पलाइन नंबर है 155306 जारी किया है।
अब इसके अंदर क्या करना है कि जहाँ पर भी चाहे सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो, अगर उसके साथ में कहीं पर भी अमानवीय व्यवहार होता है सिविल प्रशासन के द्वारा, तो वो सीधा ही इस टोल फ्री नंबर के ऊपर अगर फ़ोन कर देगा तो उसको तुरंत ही उसके नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर और सेना पुलिस का जो नज़दीक का भी मुख्यालय होगा वो तुरंत पहुंच जाएंगे और उसको हेल्प मिल जाएगी। ऐसा इसमें बताया गया है। ग्राउंड में क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये हेल्पलाइन सेना ने जारी की है, टोल फ्री नंबर है, ये जारी किया है। सभी सैनिकों को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, विशेष तौर से पूर्व सैनिकों का हमारे तो साथ में होती रहती है। और फिर आप इस पर करके देखो रिज़ल्ट क्या आता है। जब कामयाब होगी तब पता चलेगा कि भी ये कितनी कामयाब हुई, नहीं हुई, या फेल हुई या पास हुई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी एक नई टीम तैयार हुई है। ये पहले हमारे जो मोहन बाबू थे, मोहन, वो अकेले काम किया करते थे और इनका अपना संगठन था। और जो हमारे ये जो दूसरे वाले भाई साहब है, ये साबका के साथ में कभी उदय हुआ था इनका, साबका तरण तरण के साथ में। और हरपाल इनके मतलब वो क्या बोलते हैं, वो गुरु है, या जो जैसे भी कर लो, जो कर्ण और दुर्योधन की जोड़ी जो थी ना महाभारत की, तो महाभारत में जो हुआ था वो रोल ये आज भी निभा रहे हैं। और अब भी उन्होंने क्या हुआ कि जो इनके साथ में जो ये चलते थे एयरफोर्स के, अब उनका नाम लेने से क्या फ़ायदा। उनको मतलब जो भी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे और जिन्होंने लगाए और जिन्होंने अपना स्पष्टीकरण देख के लगाए, तो वो अभी अंडरग्राउंड करके और एक नया कॉल्यूशन है, मतलब कि एक नया मतलब ये बना दिया है। और ये अभी दोनों मिलके इतने मतलब इनको सरकार को अगर मतलब पूर्व सैनिकों को अगर कुछ अच्छा फ़ायदा देना है तो इन दोनों भाइयों को पीसीडीए इलाहाबाद में बिठा दिया जाए और अपॉइंट करके और एक सिविल टेबल लगा दे, ताकि कोई भी बंदा पीसीडीए में जाए और इनको भी अपना रीएम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और ये पीसीडीए का कम से कम 75% काम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों ही कर देंगे। क्यों कि अगर मतलब भारत को विश्व गुरु मोदी जी के बगैर नहीं बना जा सकता, तो ओआरओपी नाम की जो भी चिड़िया है वो आई है, जो अब सोने की बन के अपने पूर्व सैनिकों के लिए, चाहे पूर्व सैनिक में अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, अब मैं बात नहीं करूँगा उसकी। लेकिन जो ये आई है, ठीक है ना, 1 रैंक 1 पेंशन को, चाहे अफसर रैंक अफसर रैंक को, या ओनली अफसर का को, कुछ भी कहो, लेकिन ये दोनों आदमी अगर रहेंगे तो ओआरएस के लिए, जेसीयूज के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि विश्व गुरु के लिए अगर मोदी जी नहीं है तो विश्व गुरु भारत नहीं बन सकता। और जब तक ये दोनों आदमी किसी ऐसे अच्छे पद के ऊपर स्थापित नहीं होगी जहाँ से ये डायरेक्ट आपको फ़ायदा दे सके, तो मेरा कहने का मतलब है कि बाकी आंदोलन छोड़ो, आप सरकार के सामने इन दो आदमी की मांग रखो। क्योंकि आप देखो ना, मतलब आप 35 लाख हम सैनिक है तो हम तो इनके पीछे ही है ना। अभी अभी तो कोई है ही नहीं, कोई ना संगठन है, ना कोई और है, ना कुछ और है, और कुछ भी नहीं है, सब जो कुछ भी है। लेकिन ये अभी भी आज भी बिल्कुल सेंटर के अंदर अपना खूंटा गाड़ के खड़े हैं दोनों व्यक्ति। हमारे हरियाणा में फिल्म निकलती थी जिसमें कहते थे रुंडा और खूंडा, तो ये दोनों ही अपना आज भी संघर्ष में आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप एक अलग से आंदोलन छेड़िए कि इन दोनों आदमियों को पीसीडीए इलाहाबाद में एक मतलब रीएम्प्लॉय किया जाए, और रीएम्प्लॉय करके इनको एक अलग से टेबल दी जाए, ताकि जितने भी मतलब कोई भी चीज़ की किसी भी सर्कुलर में, और कायबे की कोई भी सर्कुलर बने तो भी इनकी नज़रों के बगैर ना बने, ठीक है ना। तो ये आप ही का फ़ायदा होगा। मैं तो आपको एक सलाह दे सकता हूँ, बाकी तो करना आप लोगों ने है। लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं आप स्थापित कर दीजिए, और कोई स्थापित नहीं करता तो मैं इन दोनों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ही एक ऐसा मतलब चैनल चलाइए जिसके अंदर आप क्लास की तरह मतलब किसी सर्कुलर को लीजिए, उसको समझाइए, ताकि आपके फिर उस हिसाब से आगे चले जो सीख जाएंगे वो आगे मतलब डिस्ट्रिक्ट, गांव, तहसील, गांव तक लोगों को सिखा देंगे। तो किसी भी बंदे को अपनी पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये स्पर्श सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए,
छोटे मतलब फ़ोन वालों के लिए एक फांसी है, फांसी है। अभी भी आज मतलब समझ लो कब लागू हुआ था स्पर्श, और परसों एक बंदे का फ़ोन आया था जोधपुर से कि साहब मेरे पास में वो जो मेरा यूज़र पासपोर्ट वगैरह सब आया हुआ है, लेकिन मेरा पीपीओ अभी भी मेरे को मिल नहीं रहा अपने उस साइट के ऊपर, पीपीओ अभी मेरा अपलोड नहीं हुआ, मैं क्या करूं? आप सोचिए स्पर्श कब बनना, उसका सब ट्रांसफ़र बैंक से हो गया, लेकिन उस बंदे को पीपीओ आज भी नहीं मिला, उसको पता नहीं कि मेरा पीपीओ क्या है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसा नहीं वो एक है नहीं है, उसको मैंने बताया कि आप जैसे बहुत लोग हैं जो बाहर तक आवाज़ ही नहीं करते। आपने कम से कम मेरा कहीं से नंबर ढूंढ के मुझ तक पहुंच जाते हैं, ये इन लोगों तक पहुंच जाते हैं लोग फ़ोन इनके ढूंढ के, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समाधान तो हो ही रहा है। लेकिन जो ये दोनों कर रहे हैं उसको करने के लिए भाई इनके समकक्ष मुझे हिंदुस्तान में कोई व्यक्तित्व तो मिलता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ भाइयों, इनके लिए आपको एक अच्छी स्थान बनाइए जहाँ बैठ के ये आपके पूरे के पूरे, और जितनी टेबलें गलत आ रही है जो टेबलों से कौन सा पैसा मिल गया आपको अभी, कभी वो टेबल बना रहा, कभी वो बना रहा, कभी वो बना रहा, मैंने तो बना ही नहीं, फिर भी तो हमारा मोहन रंजन बोल रहा कि वो अपना कोऑर्डिनेटर टेबल, मगर भाई मैंने तो टेबल कभी बनाई नहीं, कोई टेबल नहीं दी है, किसी ने भेज दी है तो उसमें उसमें अंतर बता दिया भाई इसने भेजी है इसमें ये अंतर है, फिगर पढ़ लिए भाई, पढ़ाई मैंने बनाई नहीं है कोई भी टेबल। खैर एनी हाउ आप इनके लिए कुछ कीजिए, ठीक है ना, क्यों कि अगर कल को आंदोलन भी करना होगा तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि आंदोलन भी इस बंदे के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक एकाधिकार प्राप्त कर लिया है इसने, और इसके लिए कोई कह नहीं सकता कि कैसे कर लिया, एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। किसी की हिम्मत है तो कोई दूसरा जाके जंतर मंतर में करके दिखाओ, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है, कोई दूसरी संगठन जाके करके दिखाओ वहाँ पर। अब तो पंजाब वाले भी नहीं कर सकते भाई, तो इसका मतलब तो वही था कि पंजाब वालों के का पिलर भी यही था, फिर ये इसमें झूठ क्या है? इसमें तो कोई झूठ नहीं है। अगर पंजाब वालों में हिम्मत होती और सब कुछ वो करने के कोई लायक होते इस बंदे के बगैर, क्योंकि चैनल इसका चलता था, ये लोगों तक आवाज़ पहुंचाता था, पहुंचती, चाहे चैनल को उसको पैसे मिले क्या भी मिले, वो इसका मेहनत का फल था, लेकिन फल तो था ना, मिलता तो था इसको भी, लेकिन ये इसका मेहनत का फल था। लेकिन फिर उसके बाद में दोबारा आंदोलन शुरू क्यों नहीं हुआ? भाई साहब का नहीं छोड़ा था, दोबारा साहब का शुरू कर देती इन्हीं की, फिर बीच में कहाँ क्यों आपस में लड़े पैसे के लिए, यही तो लड़े ना, ठीक है ना। अब पूछते हैं कि वो एफए का अकाउंट नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, आप खुलवा दो ना एफए का अकाउंट, आपके पास पुराना एफए आप है, हम तो 2 है, आप 1 है, ये जो अर्जुन सिंह वाला तो 2 है, ठीक है ना, आप बड़ा 1 है, एफए 1 है, ठीक है ना। तो वो उनके जो थे वो सब कुछ आप लोग ही वो करता धरता, और अब तो साहब का नेशनल बन चुकी, तो अभी धरने में देरी क्यों, सरकार को जगाने में देरी क्यों, एनोमली निकालने में देरी क्यों, सरकार को ज्ञापन देने में देरी क्यों, ठीक है ना। अरे एफई ने कम से कम अपनी तरफ से, एफई अध्यक्ष ने सरकार को एक चीज़ लिखी तो है कम से कम कि बहुत ज़्यादा एनोमली 2 से भी ज़्यादा है, कुछ करो, और सब लोगों को मजबूर मत करो सड़कों पर आने के लिए। खैर नहीं आओ, मैं अगर नाम लूँगा तो बोलेंगे ये किसी के पक्ष, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बंदे की सहमति के बगैर आप जंतर मंतर पर टिक नहीं सकते बस, चाहे ये चाहे इसको उसका एजेंट कह दो सोर्सेज का, चाहे सरकार का कह दो, चाहे इंडिविजुअल कह दो, लेकिन इस बंदे के बगैर आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि है कुछ कुछ तो है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।